तो इससे पीछे के चैप्टर में हमने पढ़ा है, मध्यकाल के अंतर्गत हमने देखे थे, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सबसे पहले मुस्लिम का भारत पर आक्रमण, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगर और बहमनी के विषय में हमने चर्चा किया था। उसके बाद धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुआ, जिसमें सूफी संत आए, उसके बाद भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो भी संत आए उसके विषय में हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हमने चर्चा किया यहाँ पे प्रमुख राजा का, यानी कि बाबर के विषय में हमने जाना। उसके बाद हुमायूं के विषय में हमने जाना। उसके बाद अकबर के विषय में हमने जाना। उसके बाद जहांगीर के विषय में हमने जाना। उसके बाद शाहजहां के विषय में हमने जाना, और उसके बाद औरंगजेब के विषय में जाना। इसके विषय में हमने जाना। और मुगल कालीन टाइम पीरियड मोटा मोटी मैक्सिमम माना जाए तो 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा था। एक फेज में हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विषय में हमने मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो मॉडर्न हिस्ट्री शामिल करने जा रहे हैं चैप्टर में, उसमें प्रथम चैप्टर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूरोपीय का भारत पर आगमन, यूरोपियन का भारत पर आगमन। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसी का लास्ट टॉपिक लेंगे मुगल का। तो मुगल का लास्ट टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य का पतन। उसके बाद तीसरा नंबर में कुछ नए राजाओं का उदय, जैसे कि मराठा, बाजीराव, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अब आएंगे, इसमें भी एक चैप्टर है, इसमें भी प्राचीन भारत में भी धार्मिक आंदोलन एक बार हुआ, बौद्ध जैन धर्म के विषय में। इसमें जो धार्मिक सुधार हुआ, सूफी संत भक्ति आंदोलन, इसमें भी धार्मिक आंदोलन हुआ। धार्मिक सुधार के नाम से हम जानते हैं, धार्मिक सुधार। जैसे कि चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के विषय में, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इसके विषय में चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद, इस सब के विषय में जो धार्मिक आंदोलन। उसके बाद चर्चा कर लेंगे 5वां नंबर में कि जो भी विद्रोह हुए, जैसे कि किसान विद्रोह हुआ, उसके बाद किसान विद्रोह के बाद जनजाति विद्रोह हुआ, ये सब विद्रोह हुआ। और उसके बाद मजदूर विद्रोह या यूनियन, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि 6 नंबर में जानेंगे कि 1857 की क्रांति, ये जानेंगे। उसके बाद 7 नंबर में 1857 के बाद जो भी अंग्रेज वगैरह आए, अंग्रेज का ये सब का जो एस्टेब्लिश्ड है कंपनी वगैरह, ये सब इंडिया में लॉ बनाया, भारत शासन अधिनियम, इस सब के विषय में। अब इस लेसन को हम डायरेक्ट मर्ज कर रहे हैं 1947 तक, यानी कि अब इस फेज में लास्ट फेज देखेंगे कि 1857 से लेके 1947 तक। और 8वां नंबर में कि 1947 के बाद का भारत, यानी कि कहीं ना कहीं मेंस के एग्जाम में 1947 के बाद इंडिया में क्या क्या हुआ उसके विषय में भी चर्चा है, और उसके भी विषय में भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, जवाहरलाल नेहरू का विचार, ये सब टाइप का जो विचार है उसके बाद पढ़ना पड़ेगा। कहाँ तक? 67 तक। बाद का स्थिति जो भी हुआ वो देखा जाएगा।
तो मैक्सिमम है यूरोपियन का भारत पर आगमन, मुगल साम्राज्य का पतन, कुछ नए राजाओं का उदय भारत में, मराठा वगैरह राज, बालाजी मराठा और था पेशवा बाजीराव, और उसके बाद धार्मिक सुधार जो हुए, जैसे राजा राम मोहन राय के विषय में, स्वामी विवेकानंद के विषय में, सहजानंद सरस्वती, और क्या था और ये सब जो भी धार्मिक जो भी नेतागण जो भी थे, जो धर्म सुधार के, समाज सुधार के संदर्भ में जो कार्य किए, उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह, नील विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह और वगैरह हुआ है। उसके बाद जनजाति विद्रोह में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि मुंडा विद्रोह वगैरह, ये सब जितना विद्रोह हुआ, यूनियन जो भी मजदूर यूनियन का जो भी विद्रोह हुआ, उसके विषय में जानेंगे। फिर जानेंगे कि 1857 ईस्वी का 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में जानेंगे। और डायरेक्ट लास्ट में बोल रहे हैं कि 1857 से 1947 के बीच में जो भी हुआ, चाहे लॉर्ड कैनिंग हो, चाहे डलहौजी हो, सबके विषय में जानेंगे। बंगाल विभाजन वगैरह जो हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ये सब टाइप का जितना भी है सब एक लास्ट पेज में डिस्कस कर लेंगे उसके विषय में। और उसके बाद मेंस का टॉपिक है, तो यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में देखा जाएगा, लेकिन कम से कम 1947 के बाद का भारत, इसको छोड़ दिया जाएगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक कि आज पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूरोपियों का भारत पर आगमन, क्या समझे? चलिए, तो आधुनिक भारत के अंतर्गत बीपीएससी हो या एसआई हो, इसमें मैक्सिमम वेटेज है इसका, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो तय है जो पीटी में पूछता है इससे। 20 प्लस, नीचे नहीं जाएगा, 20 प्लस ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अब पहला लेसन लेते हैं, आधुनिक भारत के अंतर्गत भारत में यूरोपियों का आगमन। अब हुआ क्या, नक्शा में दिया गया है, आप इसमें मर्ज जब रहेगा तो देख लेना कि मध्यकाल में भारत और पश्चिमी जो देश है, भारत इस साइड, इधर का जो देश है पश्चिमी यूरोपियन या अफ्रीकन भी बोल सकते हो, या इधर इस साइड जो भी देश है, उसको जोड़ने के लिए दो ही रास्ता था, दो रास्ता था। एक था फारस की खाड़ी और दूसरा था लाल सागर। फारस की खाड़ी और लाल सागर दो सड़क था, जिसका नक्शा में हम जिक्र कर दिए हैं, अच्छा सा नक्शा में है तो उसको पता चल जाएगा कि दो ही मार्ग थे, एक था फारस की खाड़ी और एक था लाल सागर। समस्या ये था कि लाल सागर में कोहरा पड़ता था और बहुत अधिक चट्टान के वजह से यूरोपियों को भारत आने में बहुत परेशानी हो रहा था। तो स्वाभाविक है कि मैक्सिमम जो व्यापारी होगा वो तो एक ही रास्ता का यूज करेगा, वो होगा फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी होते हुए इंडिया आ जाता था, व्यापार संबंध चलता था। जैसे कि हम इसमें क्या बोलते हैं, मुगल काल में भी हम देखे हैं कि कहीं कहीं विदेशी यात्री सब इंडिया में आए हैं, क्या समझे। तो एक ही रास्ता था, लाल सागर में कोहरा पड़ता था और बहुत अधिक चट्टान था, तो उसको परेशानी होता था उस सबको आने में। तो एक ही रास्ता था फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी, अब क्या हुआ, यूरोप पर, इंडिया पर अरब वासियों का आक्रमण अधिकार था। मैक्सिमम जो इंडिया का परिक्षेत्र है उस पर तो अरबवासी आक्रमण किया हुआ था, मुगल वगैरह सब, अरबवासी वही मुगल वगैरह सब आक्रमण किया हुआ था। उस साइड जो यूरोप का जो साइड था उस पर इटली है छोटा सा, लेकिन इटली का अधिकार मैक्सिमम व्यापार पे था यूरोप के अंतर्गत, यानी यूरोप में जो भी मैक्सिमम जो कंट्री था उसका जो व्यापार था उस पर अधिकार किया हुआ था कौन, इटली। इधर जो इंडिया का पार्ट है, इंडिया पे व्यापार पर अधिकार किया हुआ था अरबवासी, मुगल वगैरह सब अधिकार किया हुआ था। अब जो यूरोप का नॉर्मल वगैरह व्यक्ति और भी तो होगा, और भी व्यक्ति जो है उसको भी तो नीड था कि व्यापार किया जाए। अब इंडिया से व्यापार करने के लिए, तो इंडिया से व्यापार करने का लालच था कि चलो इंडिया में चल के इस साइड पूर्वी देशों के साथ कुछ व्यापार किया जाए। व्यापार करने के संदर्भ में ये दो रास्ता का जिक्र आता, फारस की खाड़ी और लाल सागर। तो इसी संदर्भ में फारस की खाड़ी होके आन जान किया करता था। अब क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी, ऐसा ही करके लिखना है। अब जब अपने भाषा में लिखेंगे ऐसा ही करके लिखना
कि मध्यकाल में भारत और पश्चिमी देशों को जोड़ने के लिए मात्र दो ही व्यवस्था था, दो ही जलमार्ग था। एक तो फारस की खाड़ी और एक था लाल सागर। लाल सागर में कोहरा और अत्यधिक चट्टान के वजह से ये रास्ता में से आन जान करने में परेशानी होता था, व्यापार वगैरह करने में। तो ये मैक्सिमम यूरोपवासी कभी भी मैक्सिमम टाइम फारस की खाड़ी का, पर्शियन गल्फ बोलते हैं इसको, नक्शा में दिया गया पर्शियन गल्फ का यूज किया करते थे। अब क्या हुआ कि लालच तो था कहीं ना कहीं इसके अंदर कि चलो इस साइड जाके व्यापार किया जाए, हम पे तो इटली अधिकार किया हुआ है, क्या करें अब, इधर तो इंडिया पे वो अधिकार अरबवासी अधिकार किया हुआ है। अब क्या हुआ कि लालच जब अंदर में आएगा तो जब नीड आएगा तो खोजेगा रास्ता कि कैसे लिया जाए, कैसे जाया जाए। तो 1453 ईस्वी में तुर्कवासी जो था, तुर्की, वो जगह जो है ऐसे करके नक्शा में दिखाए गए हैं, हम दिखा दिए हैं, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया एवं ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना किया। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कहाँ चर्चा हम किए हुए हैं, तो डायरेक्ट चर्चा किए हुए हैं कहाँ, उस पर किए हुए सल्तनत काल में चर्चा किए हुए, सल्तनत में नहीं, बाबर में चर्चा किए हुए थे। ऑटोमन साम्राज्य बाबर के समय में चर्चा किए हुए थे, तो यानी मुगल काल में हम चर्चा करते ऑटोमन साम्राज्य का। तो 1453 ईस्वी में तुर्की जो है कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की एवं फारस की खाड़ी वाला जो रास्ता था ना उस पर कब्जा कर लेगा। और कैप्चर करने के दरम्यान क्या हुआ कि यूरोप और भारत, उसके बीच में दो सड़क मार्ग ऐसे करके निकल रहा है। एक ऊपर से है, ऊपर से जिक्र किया गया है कि ऊपर से फारस की खाड़ी, नीचे से ऐसे करके लाल सागर। तो मैक्सिमम ये जो परिक्षेत्र था, ये कुस्तुनतुनिया का जो परिक्षेत्र था फारस की खाड़ी, उस पर तो अधिकार कर लिया तुर्कवासी। अब यूरोप से जो भी व्यक्ति आता था उसको बोलता था टैक्स दीजिए तभी जाने देंगे, आन जान करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो इसको होने लगा परेशानी, यूरोपवासी को होने लगा परेशानी। अब उसको हुआ क्या, एक नया रास्ता तलाश किया जाए, एक नया मार्ग खोजा जाए, इंडिया से व्यापार वगैरह इस साइड जो भी पूर्वी देश है उसके साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए एक नया सड़क मार्ग खोजा जाए। इसी के संदर्भ में कहा जाता है कि जो भौगोलिक खोज एवं व्यापारिक मार्ग का आविष्कार करने में, खोज करने में पुर्तगाली का अहम भूमिका है, अग्रणी स्थान है, टैलेंटेड था। ये पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं कि भौगोलिक खोज और व्यापारिक मार्गों के आविष्कार के लिए पुर्तगाली को अग्रणी बोला जाता था, खोजने में एक्सपर्ट था इसलिए अग्रणी बोला जाता था। अब क्या हुआ, पुर्तगाली शासक जो है, पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाली का शासक, पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी द नेविगेटर इस कार्य में, मतलब भौगोलिक वगैरह रास्ता वगैरह खोजने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। तो ऐसे करके पॉइंट बना के लिखिएगा। और अब आते हैं कि 1486 ईस्वी में क्या हुआ कि पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यू जजे, अब प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकता है, बार्थलोम्यू जजे, ये क्या किया 1486 ईस्वी में अफ्रीका के स्थित, ऐसे करके जब हम चर्चा नक्शा में दिखाए हैं तो नीचे में अफ्रीका के स्थित एक उत्तरमासा द्वीप जिसको केप ऑफ गुड होप के भी नाम से जानते, उसका खोज कर लिया कि ये रास्ता से भी हम इंडिया अब जा सकते हैं। ये पुर्तगाली नाविक था, वो खोज निकाला। अब क्या हुआ, 1492 ईस्वी में जब आते हैं तो स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक जो नाविक था वो क्या बोला, चलो हम इंडिया का खोज करते हैं। अब खोज क्या कीजिएगा, इंडिया पहले से है, इंडिया आइएगा ना नया सड़क से, खोज क्या कीजिएगा। तो इंडिया आने के क्रम में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक नाविक भारत की खोज के उद्देश्य से, भारत की खोज की मंशा रखते हुए वो क्या किया, खोज करने के चक्कर में अटलांटिक महासागर में चला गया और अटलांटिक इधर से आने के बदला अफ्रीकन के नीचे से केप ऑफ गुड के बदला उधर चला गया और पहुंच गया कहाँ, अमेरिका पहुंच गया। और अमेरिका पहुंचा, वहां के इंसान गोरा एकदम लाल कलर में था, तो उसको क्या बोला, रेड इंडियन के नाम से बोला कि रेड इंडियन है। अब तो इसका हो गया। अब क्या किया कि यूरोपवासी, इसका तो डिस्कस कर लिए कि अधिकांश भारत का अधिकांश हिस्सा पे यूरोपवासी का अधिकार और यूरोपीय व्यापार पर अधिक मैक्सिमम इटलीवासी का वो था।
तो 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक नाविक भारत की खोज के उद्देश्य से अटलांटिक महासागर होते हुए वहाँ चला जाता है, अमेरिका को खोज कर लेता है। अब क्या कहते हैं, वास्को डी गामा। यहाँ देखिए ये पॉइंट पे चर्चा करें। वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति जो था वो क्या किया, वो 1498, यहाँ लिख देते हैं 1498 ईस्वी में क्या किया, वही भारत खोजने के उद्देश्य से क्या किया, उत्तर महासा अंतरीप या द्वीप होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक लिखा हुआ है यहाँ, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक की सहायता से, पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला मिला होगा कहीं, तो उसकी सहायता से वो अपना इंडिया का जो ये पार्ट है ऐसे करके कुछ ऐसे करके यहाँ पे केरल का निकट कालीकट नाम के स्थान पे पहुँचा, जहाँ पे राजा जोमोरियन ने उसका स्वागत किया था। लिख पाओगे? हम समझाएं, अब इसको अपने भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए। दरअसल में हुआ क्या कि 1486 ईस्वी में जो हम पीछे गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिए हैं, वो जो नाविक था उसका नाम था बर्थ लोमयू डेज नामक नाविक था, जिसका गलत लिखा गया था, मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत लिखा था, लिखा है तो सही लेकिन 2 बार जे पढ़ा गया, इसीलिए क्या समझे। तो वहाँ पर जो नाविक था उसको सही कर लीजिएगा। 1486 में जो नाविक आया था लोमयू डेज, ठीक है। अब आते हैं पुर्तगाली के विषय में, तो हम बता दिए। पहला नंबर स्टेट है वास्को डी गामा। देखिए निवासी पुर्तगाली, अब पॉइंट बना के लिखना है, तो इसके विषय में हम समझा देते पॉइंट कैसे बनाना वो लिखना है कि यह वास्को डी गामा जो निवासी है वो तो पुर्तगाली था और केप ऑफ गुड होप के मार्ग होते हुए आया था अब्दुल मुनीक की सहायता से, तो ये पुर्तगाली ही होगा। अब क्या हुआ कि पुर्तगाली निवासी था, केप ऑफ गुड होप उत्तर महासा अंतरीप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक की सहायता से कालीकट बंदरगाह के कप्पक डाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी को इंडिया में आया, जहां इसका 2 ढंग बनता है। एक तो यह है कि यूरोपवासी चूंकि इंडिया में आक्रमण कर रहा था, मतलब राज कर रहा था, और एक साइड ये था कि यूरोपवासी जब सोच रहा था कि अब विदेशी नागरिक इंडिया में आना प्रारंभ कर दिया तो तय है कि हम पे खतरा होगा, बिजनेस में नुकसान होगा, तो वो अरबवासी जो भी व्यक्ति थे जो इंडिया पे उस समय में शासन कर रहा था वो उसको मना किया, विरोध किया। लेकिन जमोरियन नाम का जो राजा था, कहाँ का, कालीकट का जो राजा जमोरियन था, वो उसका भव्य स्वागत किया कि आइए, नहीं भव्य स्वागत किया। अब क्या कर रहा है कि कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा इंडिया में आया था 1498 में, जब इंडिया से गया तो जो सामान लेके गया, मसाला वगैरह लेके गया था, उससे उसको अपने देश में ले जाके 60 गुना मुनाफा हुआ था। नहीं 60 गुना मुनाफा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा है और डेट भी पूछा है बीपीएससी प्रीवियस में कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 14 मई 1498 ईस्वी को। क्या समझे? केप ऑफ गुड होप के विषय में भी पूछोगा कि किस रास्ते से होते हुए आया था, तो केप ऑफ गुड होप उत्तरी महासा अंतरीप या द्वीप, और उसके बाद किसकी सहायता से, तो राजा जमोरी क्या बोलते हैं गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक की सहायता से वो आया था और जमोरियन ने उसका स्वागत किया था। जो सामान यहाँ से ले गया था उससे उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। और पुनः 1502 ईस्वी में, 1498 में फिर गया होगा, और 1502 ईस्वी में पुनः वो इंडिया आया, पुनः भारत आया था। और सेकेंड यहाँ पर देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे बना दिए हम, ये पेट्रो अल्ब्रेज केब्रल नाम का जो सेकेंड पुर्तगाली था वो 1500 ईस्वी में भारत आया था। यानी तय है कि जब पहला बार वास्को डी गामा आया होगा तो उसके बाद कौन आया होगा, पेट्रो अल्ब्रेज केब्रल, और उसके बाद पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। तो
इस संदर्भ में आप अपने भाषा में जो पॉइंट बनाइएगा तो उस समय ऐसे लिखे, वास्को डी गामा के विषय में लिखिएगा कि वास्को एक पुर्तगाली निवास व्यक्ति था या नाविक था, और उसने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत 17 मई 1498 ईस्वी को केप ऑफ गुड होप उत्तर मासा अंतरिप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक की सहायता से कालीकट बंदरगाह के कप्पक डाबू स्थान पे 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था, जिसमें जमोरियन ने उसका स्वागत किया। लेकिन अरबवासी जो यहाँ इंडिया में उस समय शासन करे थे, उसने उसका विरोध किया है। और जब वो वास्को डी गामा भारत से गया तो उसने जो सामान यहाँ से ले गया था, मसाला वगैरह ले गया था, तो वहाँ से जो ले गया था उससे उसको 60 गुना मुनाफा हुआ, 60 गुना मुनाफा हुआ। और सेकेंड पॉइंट इसी में लिखिएगा, वास्को डी गामा में ही पेट्रो अल्ब्रेज केब्रल 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली निवासी था जो भारत आया था। और फिर तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये लिखिए वास्को डी गामा में कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। तो इसको अपने भाषा में चाहे जैसे लिखना है लिख लीजिए। अब सेकेंड जो राजा का चर्चा किया जाएगा वो किया जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 के बीच टाइम पीरियड है, आया और क्या क्या किया, इसके विषय में हम चर्चा फिर से कर रहे हैं। देखिए उसमें एक पॉइंट छोड़ दिए थे, वास्को डी गामा में छूट गया था। 1502 में जब वो पुनः इंडिया में आएगा ना, 1498 का, तो 1502 में जब पुनः इंडिया में आया तो भारत में कोचीन नामक स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री खोला था एवं पुर्तगाली बस्ती बसाया था। पुर्तगाली बस्ती वहां बसाया था। अब आते हैं दूसरा नंबर पे कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये देखिए, ये भारत में गवर्नर बनकर इंडिया में आया था। नहीं, उस समय वो गवर्नर था, इंडिया में आया था, प्रथम गवर्नर बनकर भारत में आया था। किसके संदर्भ से? पुर्तगाली के संदर्भ से गवर्नर बन के आया था। और 1509 ईस्वी में क्या किया कि मिस्र, तुर्की और गुजरात तीनों के संयुक्त सेना से मारपीट फंसा लिया और युद्ध जीत के उस तीनों को हरा के, और उसके बाद इस पे अधिकार कर लिया द्वीप पे। द्वीप लिखिए, द्वीप लिखिए या द्वीप लिखिए, जैसे लिखना लिख सकते हो। द्वीप तीनों सेना को पराजित कर यह अधिकार कर लिया। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। किसने शुरू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कहाँ शुरू किया था? हिंद महासागर में किया था। क्यों किया था? तो वहाँ के हिंद महासागर के रास्ते से जो भी नाविक वगैरह आते थे समुद्री मार्ग होके अपना इंडिया में, उस पर वो क्या करता था, व्यापार नियंत्रित, उसको व्यापार पे नियंत्रण करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर में स्टार्ट करवाया था या किया था। और वो करवाने वाला था यही हमारे महाशय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यानी इसका शासन पीरियड 1509 से 1505 से 1509 के बीच। ब्लू वाटर पॉलिसी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या है ब्लू वाटर? तो हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अल्मेडा द्वारा चला गया एक पॉलिसी है। और यह उस समय सबसे शक्तिशाली पॉलिसी था। और किसने स्टार्ट किया था? तो अल्मेडा स्टार्ट किया था। अब जो भी आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये सब के विषय में हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। देखिए अब इसका लिस्ट बना देते हैं, दिमाग में इसको बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीस, फिर स्वीडिश। मैक्सिमम हिस्ट्री वगैरह के बुक में स्वीडिश तक का चर्चा नहीं ही है, लेकिन ये है पुर्तगाली, डच, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीस या फिर स्वीडिश। ये क्रम है इसका आने का, भारत का क्रम, यूरोपियों का। ये जो है ये क्रम को जरूर ऊपर में दर्शा लीजिए कॉपी में, जो याद रहेगा दिमाग में कि पहले कौन आया। और जिस हिसाब से ये आया उसी हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे।
और उसी हिसाब से नोट बनाएंगे। तो इसको अपने भाषा में आप लिखिए। दूसरा नंबर, बुक का नाम बोल रहे हैं कि भारत में आधुनिक भारत, बिपिन चंद्रा का हम उसके अनुसार पढ़ा रहे हैं। और स्पेक्ट्रम भी बेस्ट बुक है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं ज़्यादा बेस्ट है मेंस के लिए, ये बोल सकते हैं। क्या समझे? तो अभी ठीक है, इतना ही ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं, जो पीटी से थोड़ा हद तक ही हो उतना तक डिस्कस कर लेते हैं। तो आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा और आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम भी अच्छा बुक है। तो अभी हम इसके अनुसार चल रहे हैं। वैसे लेना है तो ये भी बुक ले सकते हैं, और नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ से भी नोट इनफ है, और बिपिन चंद्रा के अनुसार हम चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।